जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग, जैसे आप जानते हैं पॉलिटी में 22 भाग हैं टोटल, तो संविधान में 22 भाग जो हैं, तो भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल किया गया है। ओके, इसको कहेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तो उसके बारे में हमें इसमें डिटेल से पढ़ना है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। लेकिन किन राज्यों का संघ है, कौन कौन से राज्य हैं, इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में राज्यों के नाम और उनकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता टेरिटोरियल जुरिडिक्शन शामिल है। ओके, भारत में राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं और अर्जित राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तीन प्रकार के राज्य हो सकते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन? राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र। तो राज्य किसे कहेंगे? राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों का साझा करते हैं, केंद्र के साथ शक्तियों का साझा करते हैं। ठीक है, और जो राज्य हैं वो संघीय प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, ये सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। और अर्जित राज्य क्षेत्र, इसको भी केंद्र सरकार ही प्रशासित करती है। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र हो गए। ओके, पूर्व में जो पहले जो है पूर्व संघ राज्य क्षेत्र, जो अब राज्य हो गए, पहले यूटी थे, अब जो है स्टेट का दर्जा मिल गया। तो कौन कौन से हैं? एक है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा। ये सब पहले यूटी थे, अब राज्य हो गए हैं। जो अब पहले राज्य थे अब हो गए हैं यूटी। कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये तो आप जानते ही हैं, 2019 में बना दिया गया है ना, धारा 370 को हटा दिया गया। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण अवधारणाएं। राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वाक्यांश को 2 कारणों से राज्यों के परिसंघ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश पर प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज किया गया है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह पर? क्योंकि देखिए, जो अमेरिका है वहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, जबकि हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या है, जो राज्य रहते हैं उनको भी एक प्रकार की अपनी पूरी जो है ताकत राज्यों के पास भी रहती है, जितनी ताकत केंद्र के पास रहती है। ओके, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में पूरी ताकत राज्य के पास नहीं रहती है। राज्य को कंट्रोल करने की ताकत केंद्र के पास होती है, लेकिन जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं इसमें राज्य को कंट्रोल करने की ताकत केंद्र के पास नहीं होती है। तो ये हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है अमेरिका और यूनियन ऑफ स्टेट्स में है इंडिया। ठीक है, भारत में एक देखिए यहाँ पर भारतीय परिसंघ अमेरिकी फेडरेशन, अमेरिकी क्या है? फेडरेशन है अमेरिका, और भारत क्या है? परिसंघ के तहत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत क्या है? जो अमेरिका है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। कई राज्य मिले, समझौता किया और एक देश बना दिया। ठीक है, हमारे यहाँ राज्यों में कोई समझौता होकर देश नहीं बना है, बल्कि देश ने छोटे छोटे राज्य बना रखे हैं, जब चाहे तब बनाए, जब चाहे तब बिगाड़े, जिसको जितना चाहे बड़ा करे, जिसको जितना चाहे छोटा करे, जिसका जब चाहे नाम बदले, जिसका जब चाहे डेमोग्राफी चेंज करे। ठीक है, ये पूरा क्षेत्राधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। और इसके लिए केंद्र राज्यों से पूछने के लिए भी बाध्य नहीं है कि हम तुम्हारा नाम बदलना चाहते हैं, हम तुम्हारी टेरिटरी बदलना चाहते हैं, कुछ नहीं। जब केंद्र का मन में आए, जो चीज़ बदलना चाहे बदल सकता है। तो राज्यों के पास ये शक्तियाँ हमारे यहाँ नहीं है, केंद्र के पास हमारे यहाँ ये शक्तियाँ हैं, लेकिन अमेरिका के पास ये शक्तियाँ नहीं है। अमेरिका के राज्य जब चाहे तब अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के राज्य नहीं अलग हो सकते हैं। हमारे भारत देश के बारे में कहा जाएगा कि यह विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। संघ क्या है? अविनाशी, मतलब संघ, देश, केंद्र। तो वहाँ देश का या संघ का मतलब पूरे देश को क्या कहा जाएगा? संघ। तो वो विनाशी नहीं है, अविनाशी है, मतलब इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। विनाशकारी राज्य हैं। राज्य क्या है? विनाशकारी हैं, मतलब राज्यों में चेंज किया जा सकता है, केंद्र जब चाहे राज्यों में जो है, जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन से चेंज कर सकता है, तो राज्य केंद्र कर सकता है राज्यों में। अमेरिका में क्या है? इसका उल्टा, अमेरिका में है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब संघ भी अविनाशी है और राज्य भी अविनाशी है, दोनों के पास अपनी अपनी ताकत है। यहाँ पर राज्यों के पास वो ताकत नहीं है, केवल केंद्र के पास ताकत है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में अंतर, और आप अंतर समझ गए यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में, है ना। तो अब जो है कोई पूछेगा कि भारत क्या है, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट मत बताइएगा, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। ठीक है, यहाँ पर क्या है? संविधान संसद को राज्यों की सहमति के बिना
संविधान क्या कर सकता है, संसद को ताकत देता है कि राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिकृत करता है। किसको? संसद को यह पावर दे रखी है। किसने दे रखी है? संविधान ने। अर्थात संविधान किसी भी राज्य के अस्तित्व की क्षेत्रीय अखंडता को गारंटी नहीं देता है। ठीक है, राज्य जो है, जो मतलब संविधान जो है, वो जो प्रदेश हैं, राज्य हैं भारत में, उनकी क्षेत्रीय अस्मिता की गारंटी नहीं देती है कि आज जो है राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, तो वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, जब चाहे सरकार छोटा कर ले उसको। ओके, जब मध्य प्रदेश को जब चाहे बड़ा कर दे, जब चाहे उड़ीसा को बड़ा कर ले, और जब चाहे महाराष्ट्र को छोटा कर ले, तो ये जो है इसकी गारंटी नहीं देता है संविधान। ठीक है, कि आप जिस क्षेत्र में जिस रूप में हमारे में शामिल है, ऐसे ही आपका रूप बना रहेगा। जबकि अमेरिका के जो राज्य हैं 50, वो 50 के 50 ऐसे ही बने रहेंगे, केंद्र उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ओके, तो ये सब समझते चलिए। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जो संविधान संशोधन किया गया था 2015 में, और भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंतः क्षेत्र के हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें 60 हिस्सा भारत से बांग्लादेश को दिया गया था और 40 हिस्सा जो है बांग्लादेश से भारत की तरफ दिया गया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 1969 में कहता है कि भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद निपटारे के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए, भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये क्या है? तो भारत संघ क्या है? भारत का टेरिटरी ऑफ इंडिया है, से व्यापक अभिव्यक्ति क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र। अगर हम कहेंगे भारत संघ तो इसमें भारत देश आ गया, लेकिन अगर हम कहेंगे भारत राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसमें क्या आ जाएगा? यह राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और उमय राज्य क्षेत्र जो भारत में शामिल किए गए हैं या भविष्य में किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, तो भारत राज्य क्षेत्र में सब आ जाएगा। लेकिन भारत संघ में क्या आ जाएगा? भारत संघ में क्या आएगा? केवल और केवल भारत के राज्य ही आएंगे। तो इसीलिए जब हम भारत राज्य क्षेत्र कहते हैं तो वो ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। लेकिन भारत संघ छोटा पड़ जाएगा उसके मामले में। भारत संघ, इसमें केवल राज्य शामिल है। ठीक है, जब हम भारत संघ की बात करते हैं तब केवल राज्य शामिल हैं। जब भारत राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया कि क्या क्या आ सकते हैं। तो इसलिए भारत राज्य क्षेत्र जो है बड़ा है, व्यापक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग, तो कौन कौन से आयोग बने? एक, जब राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के संबंधित विभिन्न आयोग, इसके पीछे एक कहानी ये है कि जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो हमें राज्यों को बांटना था अलग अलग। ठीक है, छोटे छोटे राज्य बनाने थे और देश में अलग अलग राज्य बना के उनको थोड़ी सी स्वायत्ता देकर और केंद्र सरकार चलानी थी। तो हुआ क्या कि विवाद आया कि राज्यों का बंटवारा किया किस आधार पर जाए। कुछ लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर कर दिया जाए, जिस जगह पे जो भाषा बोली जा रही हो उस भाषा का एक राज्य बना दिया जाए, जैसे तमिल, जैसे मलयाली भाषा, जैसे कन्नड़ भाषा। तो अलग अलग ऐसे राज्य क्षेत्र बना दिया जाए। कन्नड़ राज्य क्षेत्र बना दिया जाए, तमिल राज्य क्षेत्र बना दिया जाए, है ना, उड़िया राज्य क्षेत्र बना दिया जाए, हिंदी राज्य क्षेत्र बना दिया जाए। तो ऐसा लोगों ने सुझाव दिया। फिर उसके लिए एक धर आयोग, ठीक है, धर आयोग बैठाया गया। तो धर साहब की अध्यक्षता में बैठाया गया। कब? दिसंबर 1948। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की धर आयोग ने, और कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं बनाना चाहिए। तो इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बजाय कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इनको बनाया जाए। जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, ना कि भाषाई आधार पर। ठीक है, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने इसको जो है माना भी नहीं, कहा कि ठीक है ये आया है, कैंसिल हो गया है। तो इसके जो धर आयोग था इसके बातों को नहीं माना सरकार ने, और एक दूसरा आयोग गठित किया गया। उस आयोग को कहा गया JBP समिति। ठीक है, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से आ जाएंगे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और पी से कौन आ जाएंगे? तो पी से आ जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया। वही पट्टाभी सीतारमैया जो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को उनके सामने सुभाष चंद्र बोस जी के सामने लड़े थे और हार गए थे। ठीक है, जिनकी हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया था। तो वही पट्टाभी सीतारमैया ये हैं। तो JBP समिति इसलिए कहा जाता है कि इस समिति में कितने लोग थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति का गठन हुआ दिसंबर 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में। और लास्ट में इस समिति ने भी यही माना कि जो है
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये समिति ने भी यही मान लिया। तो उससे गुस्सा हो गए एक लोग थे, ठीक है, तो जो है आंध्र प्रदेश के थे, तो वो धरने पे बैठ गए और 50-60 दिन धरना इनका चलता रहा, भूखे रहे, भूखा हड़ताल किया और ये मर गए। ठीक है, इनका नाम था पोट्टी रामलू। तो ये जो है पोट्टी श्रीरामलू मर जाते हैं धरने का हड़ताल पर, हड़ताल करते करते। और ये हड़ताल में मांग क्या करते हैं कि आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर एक राज्य बनाया जाए। तो ये जैसे मरते हैं बहुत ज़्यादा विद्रोह फैलने लगता है। उसी के डर से सरकार क्या कर देती है, एक भाषाई राज्य क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे देते कि जाओ भाई तुमको हमने दर्जा दे दिया, राज्य क्षेत्र का दर्जा उसको मिल गया, और किसके, केवल भाषा के आधार पर। अब जब एक को तुमने लॉलीपॉप दे दिया तो सबको देना पड़ेगा। जब भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिए हो तो अब बहुत लोग आगे आगे कि हमारा भी भाषा के आधार पर बनाओ। तो सरकार ने क्या किया कि एक कमेटी गठित की फजल अली के जो है अध्यक्षता में। तो फजल अली आयोग कहा जाएगा इसको। तो इस कमेटी में बताया गया राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, फजल अली कमेटी ने कहा कि ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। मतलब कहा कि इतनी भाषाएं हैं भारत में कि एक भाषा एक राज्य क्षेत्र के अगर बनाने जा रहे हैं तो कम से कम 500 राज्य बन जाएंगे भारत में। ठीक है, इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं, हर 10 किलोमीटर पर तो भाषा बदल जा रही है कुछ ना कुछ। तो कहा कि हर एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाया जाएगा, भाषा के लिए राज्य बना दिया जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, लेकिन हर एक भाषा के लिए। अभी आप जान लीजिए कि अगर हर एक भाषा के आधार पर राज्य बनने लगता तो बिहार में कम से कम 30-40 राज्य होते। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 कुछ नहीं तो 50 राज्य तो होते ही। कहीं पर अवधी बोली जा रही है, कहीं पर आप चले जाइए 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पर जो है मतलब भाषा चेंज हो रही है। तो उसने कहा कि हर एक भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य नहीं बनाया जाएगा, जबकि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा, वो ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया गया। जो 4 स्तरीय पहले वर्गीकरण था पहले अंग्रेजों के समय राज्यों का, तो उस 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया गया। यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ था। सदस्य इसमें थे फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इन दोनों के नाम याद रखिए, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। फजल अली तो इसके अध्यक्ष थे। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू कीजिए। सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। कितने? 14 राज्य बनाए गए और 6 यूटी राज्य संघ क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र होते क्या हैं, जो कौन कौन से बनाए गए? तो 14 राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश 1953 में ही बन गया था। असम बनाया गया, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो 6 राज्य क्षेत्र बनाए, संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 हो गया, दिल्ली 2 हो गया, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये जो है बनाए गए संघ राज्य क्षेत्र। अब आते हैं, हम देखेंगे कि राज्यों और संघ राज्यों के बीच तुलना करेंगे और देखेंगे कि इसमें अंतर क्या है। तो केंद्र के साथ संघीय संरचना में, मतलब फेडरल संरचना में होता है कौन? राज्य। यहाँ पर राज्यों को भी अपनी पावर दी जाती है और केंद्र के पास अपनी पावर रहती है, तो ये फेडरल संरचना। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपनी कोई पावर नहीं होती, इसलिए एकात्मक राज्य की जो है जिंदगी जीते हैं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो है संघ जो है केंद्र सरकार ही इनको संभालती है। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि केंद्र के साथ शक्ति वितरण का साझा करता है कौन? राज्य। राज्यों के पास अपनी, केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर केंद्रीय शक्तियाँ ही प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती हैं इनको। स्वायत्ता होती है राज्यों के पास अपनी, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र यूटी के पास में अपनी कोई स्वायत्ता नहीं होती है। राज्यों को उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता होती है। ठीक है, जबकि यूटी में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है कहाँ पर? राज्य में। जबकि यूटी में कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है, प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त काम करते हैं कार्यकारी प्रमुख के रूप में। ठीक है, और जबकि मेन प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। संसद असाधारण परिस्थितियों के सिवाय राज्यों के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, लेकिन यूटी में जो है, जो केंद्र है वही कानून बनाती है। तो ये हो गए अंतर।
कुछ यूटी होते हैं, कुछ यूटी ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, तो वहाँ पर सरकार चुनी जाती है। तो कौन कौन सी यूटी हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा हो जाएगा पुदुचेरी, और तीसरा हो जाएगा आपका नया नवेला जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 3 यूटी अब ऐसे हैं जिनके पास अपनी सरकार है, लेकिन इस सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ठीक है, ये विभाग नहीं होता है, ये केंद्र सरकार ही संभालती है। वर्ष 1956 के बाद बनाए गए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से राज्य कब बने। 1960 में बनते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। 61 में बनता है दादरा और नागर हवेली का निर्माण होता है 10वां संविधान संशोधन द्वारा। 1962 में सबसे ज़्यादा राज्य बनते हैं गोवा, दमन, दीव 12वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को भारत को सौंप दिया, यह 14वां संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल कर लिया जाएगा भारत में। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी इसी के अंतर्गत बनती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो जाएगा दिल्ली को 1962 में, ठीक है। 1963 में नागालैंड, 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और 2014 में सबसे नया नवेला राज्य कौन है? तेलंगाना। तो ये इतने राज्य बनते हैं। अब आ जाइए देखिए कि जो है 1974 में सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिल जाता है, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन करके। 2019 में 2 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसमें क्या होता है कि 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर जो 2 राज्य जम्मू कश्मीर राज्य रहता है जो उसकी धारा 370 समाप्त कर दिया जाता है, और अपना संविधान जो रहता है उसके तहत, परिदृश्य के तहत अपना संविधान में पाया रहता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। पूरी तरह से भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। जम्मू कश्मीर में जो ये विवाद रहता है कि वहाँ के बाहरी लोग जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये 35 धारा भी हटा दी जाती है, और अब बाहरी लोग जाकर वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और अन्य राज्यों की तरह आप वहाँ पर नौकरी भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर को विधानमंडल के साथ में अलग किया, मतलब यहाँ पर विधानसभा रहेगी, जबकि लद्दाख में विधानमंडल नहीं है, वहाँ पर विधानसभा नहीं रहेगी। डायरेक्ट ये यूटी बना लिया गया। अब इस पर जो शासन होगा केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलता है? संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 में जो है इसका विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा यह प्रशासित होता है। प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जो कि राज्य का, जबकि इसको राज्य का प्रमुख नहीं माना जाएगा, ठीक है। जबकि जो राज्यपाल होता है राज्यों में, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो यूटी में उपराज्यपाल और प्रशासक जो होते हैं तो ये राज्य के प्रमुख नहीं माने जाएंगे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। प्रशासक कहाँ कहाँ पर हैं? तो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पर प्रशासक है, ओके। और बाकी जगह उपराज्यपाल हैं। विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कहाँ कहाँ पर है? तो पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 3 जगह पर। संविधान में अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान यहाँ पर नहीं है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के बारे में ये देख लीजिए कि राज्य सूची में इनको जो है दिल्ली राज्य सूची कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर और समवर्ती सूची में किसी भी विषय पर कानून जो है दिल्ली तो राज्य सूची में यहाँ पर कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर और समवर्ती सूची में किसी भी विषय पर कानून जो है दिल्ली बना सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि इसके क्षेत्र में नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में राज्य सूची, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर यहाँ पर भूमि का उतना अपवाद नहीं रखा गया है। भूमि पर नियम कानून बनाने के लिए जम्मू कश्मीर को दे दिया गया है। पुदुचेरी में राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून पुदुचेरी सरकार बना सकती है, ठीक है। दिल्ली सरकार को कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि से छोड़कर बाकी सारे अधिकार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को कानून व्यवस्था, पुलिस को छोड़कर सारे अधिकार दिए गए हैं। पुदुचेरी को सारे अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन इस पर जो है ये भी एक यूटी ही माना जाता है, ठीक। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को भी ले लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन जम्मू कश्मीर में केवल कानून व्यवस्था और पुलिस को ही लिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा हैंडल किया जाता है। तो बात यह है
दिल्ली में भूमि को इसलिए राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है क्योंकि दिल्ली क्या है, राजधानी है भारत देश की। अब यहाँ पर अलग अलग देश के जो है चांसलर और बहुत सारे देशों की जो है यहाँ पर जो चांसलर रहते हैं और राजदूत रहते हैं। दिल्ली में दूतावास अलग अलग देशों का है, तो दूतावास सब बनाने के लिए इन सब के लिए सब देशों को जो है चाहिए क्या, भूमि दिल्ली के अंदर। अब क्या होगा, अगर सरकार ने दे दिया कि ठीक है राज्य सरकार के अंतर्गत भूमि आता है, तो ये क्या करेगी, अब मान लीजिए कि अमेरिका का एक दूतावास बनाना है अमेरिका को दिल्ली में, केंद्र सरकार कह रही है कि ठीक है आइए आप दूतावास बनाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अंडर में भूमि आती है। अरविंद केजरीवाल कहेंगे नहीं, हम तो यहाँ पर भूमि अमेरिका को नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। इसीलिए यहाँ पर भूमि को कौन संभालता है, जमीन को कौन संभालता है, केंद्र सरकार। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। दादरा और नगर हवेली को, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को 2019 में एक साथ में जोड़ दिया गया था और यूटी बना लिया गया। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। संसद तीनों सूचियों, राज्य सूची सहित में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, सब पर कानून बना सकती है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 239 ए या का के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया है। ठीक है, 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। इसकी शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही है। जो दिल्ली है यहाँ पर 70 निर्धारित सदस्यों की संख्या जो विधानसभा में है 70 है, और यहाँ पर जो मंत्री बनेंगे 10%, टोटल सदस्यों के 10% मंत्री बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्री रहेंगे। ठीक है, निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, अनुच्छेद 324 द्वारा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग 324। उपराज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने के आधार पर जिसे विधानसभा द्वारा अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना होता है। अगर जैसे सत्र कोई नहीं चालू है और कोई ऐसा अचानक कोई कानून बनाना है तो उपराज्यपाल जो है क्या करेगा, एक अधिनियम पारित कर देगा। ठीक है, या इसको अध्यादेश कहा जाएगा, तो यह अध्यादेश पारित कर देगा। और जब कभी संसद जब वो मतलब कोई सत्र जब बैठेगा तो उस सत्र के बैठने की डेट से लेकर उसके अगले 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना के बीच में उस अध्यादेश को पारित कराना रहेगा सरकार, मतलब वहाँ पे विधायिका में। अगर पारित नहीं करा पाए तो क्या हो जाएगा, वो अध्यादेश अपने आप रद्द हो जाएगा। उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल के निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तदनुसार कार्यवाही करते हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। इसमें क्या है कि साझा हित के मामले पर सलाह देने के लिए भारत में प्रादेशिक परिषदों, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। ठीक, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था कब, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। संघ राज्य क्षेत्रों की सलाहकार समितियां जो यूटी होते हैं, तो यूटी की क्षेत्रीय सलाहकार समितियां कौन कौन सी हैं, तो भारत सरकार कार्य का आवंटन अधिनियम 1961 के तहत करती है। गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों के कानून, वित्त और बजट के संबंधित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय होता है। अब यहाँ कह दे कि यूटी का बजट कौन देखता है, यूटी का बजट और वित्त से संबंधित कानून कौन बनाता है, तो आप तुरंत टिक मार के आएंगे वित्त मंत्रालय पर। ठीक है, वित्त मंत्रालय पर, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका पूरा नोडल मंत्रालय कौन है, गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होता है। ठीक है, तो वित्त और बजट से संबंधित भी कानून कौन बनाता है, गृह मंत्रालय बनाता है यूटी के लिए। विधानमंडल रहित सभी 5 संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख में गृह मंत्री की सलाहकार समिति, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी HMAC और प्रशासनिक सलाहकार समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी AAC का मंच होता है। तो ये दोनों सलाहकार समितियां होती हैं। तो जो गृह मंत्री की सलाहकार समिति होती है इसके अध्यक्ष होते हैं स्वयं गृह मंत्री। ठीक है, और जो AAC एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी मतलब संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ये जो है प्रशासनिक सलाहकार समिति होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, मतलब वहाँ के उपराज्यपाल या प्रशासक। ठीक, तो ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के हो जाएंगे क्या, अध्यक्ष। अब आइए देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में क्या क्या बताया गया। तो चलिए, अनुच्छेद 1 में कहा गया कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 में है।
अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना है। नए राज्यों का प्रवेश मतलब जो राज्य क्षेत्र अभी तक भारत में नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था, उन राज्यों का प्रवेश जब होगा तो उसको जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करवाया जाएगा। अनुच्छेद 2 का में कहा गया है, जो कि निरसित हो गया है, इसमें जो है सिक्किम को संघ से जोड़ा शामिल किया जाएगा, ये जो है निरसित हो गया। तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश करवाना या उसकी स्थापना करना। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अपने ही देश के राज्यों का नाम बदलना, उनकी टेरिटरी बदलना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 में आएगा। नए राज्यों का निर्माण अपने राज्य क्षेत्र के अंदर देश में। ठीक है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। राज्यों के मामले में उपर्युक्त परिवर्तन का विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। आपको किसी राज्य का नाम बदलना होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को विधेयक या सिफारिश करने से पहले एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जिस राज्य में कुछ चेंज करना होगा उस राज्य के पास जो है जो विधेयक होगा वो भेज दिया जाएगा कि पढ़ लीजिए, आप में हम ये चेंज करने जा रहे हैं। अब राज्य को भले ही कितना भी उससे आपत्ति हो कि नहीं हम नहीं चेंज करने देंगे, हमारी मंशा नहीं है, हमारी सरकार नहीं चाहती है, वो केंद्र चाहे उनकी सुने और चाहे रत्ती भर न सुने, जो मर्जी हो केंद्र कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति बस मोहर ठोक दे लास्ट में। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए कानून। अनुच्छेद 4 यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 मतलब बाहर से कोई राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल करना। अनुच्छेद 3 मतलब भारत के अंदर के राज्यों का नाम उनके राज्य क्षेत्र को परिवर्तित करना। ये अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये आप जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अच्छे से पढ़ चुके। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नई क्लास में। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, और ये है भाग 2 नागरिकता। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।